आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 5 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो हम शुरू करते हैं। आज में पढ़ना है डेरोजियो और यंग बंगाल। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों तथा चौथे दशक के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति राम मोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी और उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो था। डेरोजियो का जन्म 1809 यानी 1809 में हुआ था। उसने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। डेरोजियो में आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की और अपने जमाने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को अपनाया। वह अत्यंत प्रभावशाली शिक्षक था जिसने अपनी युवा अवस्था के बावजूद अपने इर्द गिर्द अनेक तेज और श्रद्धालु छात्रों को इकट्ठा कर लिया था। उसने उन छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्त समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजियो और उनके प्रसिद्ध अनुयायी, जिन्हें डेरोजियो और यंग बंगाल कहा जाता था, प्रचंड देशभक्त थे। डेरोजियो आधुनिक भारत का शायद प्रथम राष्ट्रवादी कवि था। 1827 में उन्होंने लिखा, माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, a beauteous halo circled round their brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is that glory? Where that reverence now? Thy eagle pinion is chained down at last, and groveling in the lowly dust art thou. Thy minstrel hath no breath to weep for thee. Save the sad story of thy misery. यानी मेरे देश, बीती हुई गरिमा के दिनों में तुम्हारे ललाट के चारों ओर एक सुंदर प्रभा मंडल व्याप्त था और तुम्हारी पूजा एक देवता के समान होती थी। वह गरिमा अब कहाँ है? अब वह श्रद्धा कहाँ है? आखिरकार गरुड़ के समान तुम्हारे पंखों को जंजीर से जकड़ दिया गया है और तुम नीचे धूल में औंधे पड़े हो। तुम्हारे चरणों को तुम्हारी विपन्नता की दुखद कहानी के सिवाय गूंथने के लिए कोई माला नहीं है। उसके एक शिष्य काशी प्रसाद घोष ने 1861 में लिखा, लैंड ऑफ द गॉड एंड लॉफ्टी नेम, लैंड ऑफ द फेयर एंड ब्यूटीज स्पेल, land of the birds of mighty fame, my native land, forever farewell. यानी देवताओं और उच्च नाम वाली भूमि, मनोहर और सौंदर्य से सम्मोहित करने वाली अत्याधिक यशस्वी चरणों की भूमि, मेरी जन्मभूमि सदा के लिए अलविदा। But woe me, I never shall live to behold that day of thy triumph, when firmly and bold thou shalt mount on the wings of an eagle on high to the region of knowledge and blessed liberty. यानी मगर हाय, तुम्हारी विजय का वह दिन देखने के लिए मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगा, जब दृढ़ता और दिलेरी से तुम गरुड़ के पंखों पर बैठोगी और ऊपर ज्ञान और सुखद स्वतंत्रता के क्षेत्र में उड़ान भरोगी। डेरोजियो को उसकी क्रांतिकारी के कारण
1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया और वह उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवावस्था में हैजे से मर गया। उसके अनुयायियों ने पुरानी और हंसोन्मुख प्रथाओं, कृत्यों और रिवाजों की घोर आलोचना की। वह नारी अधिकारों के पक्के हिमायती थे। उन्होंने नारी शिक्षा की मांग की, किंतु वे किसी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके विचारों के फलने फूलने के लिए सामाजिक स्थितियां उपयुक्त नहीं थीं। उन्होंने किसानों के मुद्दों से संबंधी सवाल को नहीं उठाया और उस समय भारतीय समाज में ऐसा कोई और वर्ग या समूह नहीं था जो उनके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता। यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क नहीं बना सके। वस्तुतः उनकी क्रांतिकारिता किताबी थी। वे भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह से समझने में असफल रहे। इतना होते हुए भी डेरोजियो के अनुयायियों ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा शिक्षित करने की राम मोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी के चार्टर के संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं के उच्चतर वेतन मानों से भारतीयों को रोजगार देने जैसे सार्वजनिक प्रश्नों पर आम आंदोलन चलाए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा, जिसके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब हम देवेंद्र नाथ ठाकुर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज बना रहा, मगर उसमें कोई खास दम नहीं था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसे पुनर्जीवित किया। देवेंद्र नाथ भारतीय विद्या की सर्वोच्चतम परंपरा तथा नवीनतम पाश्चात्य चिंतन की उपज थे। उन्होंने राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 यानी 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उसमें राम मोहन राय और डेरोजियो के प्रमुख अनुयायी तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उसने बंगला के बुद्धिजीवियों को विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और उसमें नया जीवन डाला। समाज ने सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयत की दशा में सुधार और आत्मसंयम के आंदोलन का समर्थन किया। भारत में उस समय एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आया। यह व्यक्तित्व पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्य में लगा दिया। उनका जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था। अपने को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कठिनाइयों से संघर्ष किया और अंत में वे 1851 में यानी 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुंचे। यद्यपि वह संस्कृति के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे। वे भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के एक सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सब के अलावा उनकी महानता उनकी सच्च चरित्रता और प्रखर प्रतिभा में निहित थी। उनमें असीम साहस था तथा उनके दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने सही समझा उसे कार्यान्वित किया। उनकी धारणाओं और कार्य तथा उनके चिंतन और व्यवहार के बीच कोई खाई नहीं थी। उनका पहनावा सादा,
उनकी आदतें स्वाभाविक और व्यवहार सीधा था। वह एक महान मानवतावादी थे। उनमें गरीबों, अभागों और उत्पीड़ित लोगों के लिए अपार सहानुभूति थी। बंगाल में आज भी उनके उदार चरित्र, नैतिक गुणों और अगाध मानवतावाद के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वह अनुचित सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सके। गरीबों के प्रति उनकी उदारता अचंभे में डालने वाली थी। शायद ही कभी उनके पास कोई गर्म कोट रहा, क्योंकि निरपवाद रूप से उन्होंने अपना कोट जो भी नंगा सड़क पर पहले मिला उसे दे दिया। आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर का योगदान अनेक प्रकार का था। उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता दी। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, क्योंकि वह संस्कृति के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी थे। संस्कृत अध्ययन को स्वाग्रहित अलगाव के नुकसानदेह प्रभावों से बचाने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना में सहायता दी जो अब उनके नाम पर है। विद्यासागर को देशवासी सबसे अधिक भारत की पद दलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में उनके योगदान के कारण आज भी याद करते हैं। इस क्षेत्र में वह राम मोहन राय के सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया। उनके मानवतावाद को हिंदू विधवाओं के कष्टों ने पूरी तरह उभारा। उन्होंने उनकी दशा को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया और अपने को वस्तुतः बर्बाद कर लिया। उन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाई और इस काम में अगाध परंपरागत विद्या का सहारा लिया। जल्द ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ हो गया जो आज तक चल रहा है। 1855 के अंतिम दिनों में बंगाल, मद्रास, बम्बई, नागपुर और भारत के अन्य शहरों से सरकार को बड़ी संख्या में याचिकाएं दी गईं, जिनमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाने के लिए एक एक्ट पास करने का अनुरोध किया गया था। यह आंदोलन सफल रहा और एक कानून बनाया गया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देख रेख में हुआ। देश के विभिन्न भागों में अनेक अन्य जातियों की विधवाओं को प्रचलित कानून के तहत यह अधिकार पहले से ही प्राप्त था। एक प्रत्यक्ष दृष्टा ने उपयुक्त विधवा पुनर्विवाह समारोह का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है। मैं वह दिन कभी नहीं भुला पाऊंगा जब पंडित विद्यासागर अपने मित्र दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात के आगे आगे आए। तब दर्शकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि घूमने फिरने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं थी और कई लोग बड़े नालों में गिर गए। उन दिनों कलकत्ता की सड़कों के किनारे नाले बने होते थे। समारोह के बाद हर जगह चर्चा का यह विषय बन गया। बाजारों और दुकानों में, सड़कों पर, सार्वजनिक चौराहों पर, छात्रावासों में, भद्र लोगों की बैठकों में, दफ्तरों और दूर ग्रामीण घरों में इसकी चर्चा होने लगी, जहां औरतों ने भी बड़ी गंभीरता से उस पर आपस में विचार विमर्श किया। शांतिपुर के बुनकरों ने एक विचित्र प्रकार की साड़ी तैयार की, जिसके किनारों पर एक नवरचित गीत की पंक्ति बुनाई गई, जिसमें कहा गया था, विद्यासागर चिरंजीवी हो। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के कारण विद्यासागर को पोंगापंथी हिंदुओं की कटु शत्रुता का सामना करना पड़ा। कभी कभी उनकी जान लेने की धमकी दी गई, किंतु निडर होकर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़े।
उनके इस काम में जरूरतमंद दंपतियों की आर्थिक सहायता भी शामिल थी। उनके प्रयासों से 1855 और 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह हुई। विद्यासागर ने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने जीवन भर बहुविवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। वह नारी शिक्षा में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से कई को उन्होंने अपने खर्च से चलाया। बेथुन स्कूल के मंत्री की हैसियत से वह उच्च नारी शिक्षा के अग्रदूतों में से थे। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 यानी 1849 में कलकत्ता में हुई। वह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6वें दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। यद्यपि नारी शिक्षा भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी, तथापि उसके विरुद्ध काफी पूर्वग्रह व्याप्त थे। कुछ लोगों की यह भी धारणा थी कि शिक्षित औरतें अपने पतियों को खो बैठेंगी। लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहले 1821 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कदम उठाया, मगर ईसाई धार्मिक शिक्षा पर जोर देने के कारण उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। बेथुन स्कूल को विद्यार्थी प्राप्त करने में कठिनाई हुई। युवा छात्राओं के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें गालियां दी गईं। कई बार उनके अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अनेक लोगों का ख्याल था कि पाश्चात्य शिक्षा पाने वाली लड़कियां अपने पतियों को अपना गुलाम बना देंगी। अब हम पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के पथ प्रदर्शक को पढ़ेंगे। पाश्चात्य विचारों का असर बंगाल पर काफी पहले महसूस किया गया था। पश्चिमी भारत में यह असर अपेक्षाकृत बाद में देखा गया था। 1818 में ही बंगाल प्रभावशाली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। बंबई के बाल शास्त्री जावेकर प्रथम सुधारकों में से थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। 1832 में उन्होंने दर्पण नाम के एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के उद्देश्य इस प्रकार थे: अज्ञान और त्रुटियों की धुंध को दूर भगाना, जिनके कारण लोगों के दिमाग बंद हो गए थे, तथा लोगों पर ऐसा प्रकाश डालना जिस प्रकाश से दूसरे देशों की तुलना में यूरोप के लोग दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आस्तिक थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथा कथित निम्न जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा में भी वे विश्वास करते थे। इस मंडली की शाखाएं पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य नगरों में भी स्थापित की गई। नौजवानों पर इस मंडली के प्रभाव को याद करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार R.G. भंडारकर लिखते हैं: शाम के समय जब हम लोग बाहर टहलने के लिए निकलते थे, तब जात पात के भेदभाव के विषय में आपस में बातचीत करते थे और इस पर भी बात होती थी कि ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से देश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बात की भी चर्चा होती थी कि इसको दूर किए बिना देश की असली तरक्की हो ही नहीं सकती है। कुछ पढ़े लिखे युवकों ने मिलकर 1848 में यानी 1848 में छात्रों की एक साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्था बनाई। इसकी 2 शाखाएं थी, गुजराती और मराठी ध्यान प्रसारक मंडलियां। यह मंडलियां सामाजिक प्रश्नों और आम वैज्ञानिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया करती थी। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल आरंभ करना भी इस संस्था के लक्ष्यों में से
एक था। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों का एक स्कूल बनाया। इसके तत्काल बाद और कई स्कूल खुल गए। इन स्कूलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वालों में जगन्नाथ सेठ और भाऊ दादाजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फुले महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन की अगली पंक्ति के नेता थे। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज स्थापित किया। करसोन दास मालजी इस क्षेत्र के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। 1852 में उन्होंने गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन के लिए सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका निकाली। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख ने, जो आगे चलकर लोक हितवादी उपनाम से विख्यात हुए, आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने वकालत की। ज्योतिबा फुले नीची माने जाने वाली माली जात में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय सामाजिक स्थिति को वे भी अच्छी तरह समझते थे। ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ वे जीवन भर अभियान चलाते रहे। दादा भाई नौरोजी बंबई के दूसरे प्रमुख समाज सुधारक थे। वे फारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से थे। फारसी कानूनी संघ के जन्मदाताओं में भी वे थे। इस संगठन ने महिलाओं को कानूनी हक दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों की शादी और उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए आंदोलन किए। सुधारकों ने शुरू से अपना संघर्ष मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों और साहित्य के माध्यम से चलाया। भारतीय भाषाएं अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकें, इसके लिए उन्होंने प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकें बनाने जैसे काम भी अपने हाथों में लिया। उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों ही महानुभावों ने बंगला की प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। इन पुस्तकों का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में आम जनता के बीच आधुनिक तथा सुधारवादी विचारों का प्रचार मूलतः भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हुआ। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि 19वीं शताब्दी के सुधारकों का महत्व उनकी संख्या के आधार पर नहीं तय किया जाना चाहिए। वास्तव में वे लोग तो नई धारा के प्रवर्तक थे। उन्हीं के विचारों और क्रियाकलापों का नए भारत की रचना पर निर्णायक असर पड़ा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।